हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जनान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के विषय में कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या अर्थ है, क्या उसके महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है। आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के विषय में। रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन एवं शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन को पढ़ने से पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर की संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं। तो आधुनिक भारत का निर्माण करने में जिन भारतीय विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र थे और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण टैगोर का बाल्यकाल बहुत ही लाड़ प्यार में बीता। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में भर्ती किया गया। इस स्कूल में वे कुछ दिन पढ़े, किंतु यहाँ पर उनका मन नहीं लगा, अतः कुछ महीनों के बाद ही इनको वहाँ से हटा लिया गया और वे नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उन्हें उनकी नॉर्मल स्कूल में उनका नामांकन कराया गया। इस नॉर्मल स्कूल में टैगोर परंपरागत ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आए और उन्हें यहाँ पर इतने कटु अनुभव हुए कि उसी समय उन्होंने शिक्षा में सुधार का निर्णय ले लिया, संकल्प कर लिया। विद्यालय तो वे नाम मात्र के लिए गए। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, अतः प्रारंभ में उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, चित्रकला इत्यादि पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षक आते थे। सन 1878 में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय गए। इनके साथ इनके भाई भी इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में ये ब्राइटन विद्यालय में भर्ती हुए, किंतु इस विद्यालय में वे अधिक दिन तक नहीं रह सके। यहाँ से वे लंदन के लिए रवाना हो गए, किंतु लंदन में किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। इस प्रकार इंग्लैंड में उनकी विद्यालयी शिक्षा कुछ न हो सकी, अतः वे 1880 में स्वदेश लौट आए। सन 1881 में वह पुनः इंग्लैंड गए। इस बार कानून की शिक्षा प्राप्त करने में वे सफल हुए और कानून की शिक्षा प्राप्त कर वे स्वदेश लौटे। इंग्लैंड पहुंचने पर उनका विचार बदल गया और कानून की शिक्षा प्राप्त करने का विचार उन्होंने त्याग दिया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1881 ईस्वी में वे पुनः भारत आए। बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने 1901 में करने के बाद शिक्षा, साहित्य व समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने राजनीति में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया और सन 1919 ईस्वी तक वे राजनीति के कार्यों में रुचि लेते रहे। राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यों को करते हुए भी उनकी साहित्य साधना अनवरत चलती रही और महाकवि एवं साहित्यकार के रूप में उनका व्यक्तित्व निखरता गया। टैगोर विश्व प्रसिद्ध कवि थे और गीतांजलि उनका विश्वविख्यात ग्रंथ है। गीतांजलि टैगोर की वह अमर कृति है जिसने उन्हें देश विदेश में महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और सन 1913 ईस्वी में उन्हें इस उत्कृष्ट रचना गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लघुता के सामीप्य की इच्छा करने वाला कवि महानता की चरम सीमा तक पहुंच गया। इस ग्रंथ से सारा पश्चिम जगत प्रभावित हुआ।
सन 1913 के नवंबर मास में उन्हें प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 महीने बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की गई और सन 1915 में भारत सरकार ने उन्हें नाइट बनाकर सम्मानित किया। सन 1920 से 1930 तक उन्होंने यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इन देशों में अनेक स्थानों पर उनके भाषण हुए। इस प्रकार सन 1941 ईस्वी में इस महान साहित्यकार एवं शिक्षा शास्त्री का देहांत हो गया। तो अब हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। उनका क्या शैक्षिक चिंतन था, उनका क्या शिक्षा दर्शन था। टैगोर ने शैक्षिक चिंतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन। टैगोर ने शिक्षा के सिद्धांतों की खोज अपने अनुभव से की है। विश्व भारती के संस्थापक के रूप में वे एक व्यवहारिक शिक्षा शास्त्री होने का परिचय देते हैं। शिक्षा शास्त्र में उनके योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वे एक उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री हैं। टैगोर अपने जीवन दर्शन के अनुसार संसार की सभी विभिन्न वस्तुओं के बीच मेल अथवा एकता देखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, सौंदर्य, शक्ति, सत्य, व्यक्ति, समाज, स्वदेश, प्रेम, विश्व प्रेम आदि विरोधी तत्वों के बीच एकता या समन्वय देखते थे। उनका विश्वास था कि वही एकता सृष्टि है और इसी में सत्य का निवास है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। टैगोर ने अपने समय की शिक्षा को दोषपूर्ण बताया और शिक्षा के व्यापक अर्थ पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। The highest education is that which makes our life in harmony with all existence। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के संबंध में लिखा है, शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य बनाती है। जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है और हमें वह धन देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं है बल्कि आंतरिक प्रकाश है, जो शक्ति नहीं है बल्कि प्रेम है और जिसके कारण मानव उस सत्य को अपना बना लेता है और उसे ढंग से प्रकट करता है। अब हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। इसमें पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पूर्ण मानव के विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का विकास नेशनलिटी डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास इंटरनेशनलिटी डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास पहला है शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत टैगोर स्वस्थ शरीर को अधिक महत्व देते थे, अतः उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास को माना। बौद्धिक विकास के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का बौद्धिक विकास करने के भी पक्षधर थे। बौद्धिक विकास के अंतर्गत वे शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना बताया, परंतु बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया और प्रकृति तथा जीवन से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया।
फिर है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टैगोर आदर्शवादी थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के अंदर नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करना बताया। पूर्ण मानव के विकास के उद्देश्य के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि व्यक्ति की समस्त शुद्ध शक्तियों को विकसित करना चाहिए, जिससे व्यक्ति पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे समाज सेवा को शिक्षा का उत्तम लक्ष्य मानते थे। इस संबंध में उन्होंने कहा कि समाज और सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना कि व्यक्ति और व्यक्तित्व को। राष्ट्रीयता के विकास के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर खुद एक राष्ट्रवादी थे और शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का वे स्रोत समझते थे। उन्हें अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे, क्योंकि राष्ट्र प्रेम की भावना से ही राष्ट्रीय एकता आती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। गुरुदेव संकुचित समाज के समर्थक नहीं थे, वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना बताया है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। टैगोर ने पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। वे पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्रकृति अध्ययन की तो शिक्षा देना ही चाहते थे, साथ ही साथ अभिनय, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, ड्राइंग, मौलिक रचना, संगीत, नृत्य आदि को भी शिक्षा में विशेष स्थान देना चाहते थे। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण टीचिंग मेथड क्या है, शिक्षण की क्या विधियां हैं। शिक्षण विधियों में रविन्द्रनाथ टैगोर पहला शिक्षण विधि बताते हैं, भ्रमण के समय पढ़ना, टीचिंग व्हाइल वॉकिंग। दूसरा वे बताते हैं वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड, तीसरा बताते हैं वे क्रिया द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। फिर वे कहते हैं मातृभाषा द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू मदर टंग। नेक्स्ट है खेल द्वारा शिक्षण, टीचिंग थ्रू प्ले। स्वानुभव द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अध्यापक के संबंध में भी कुछ बताया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अध्यापक को कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षक की व्यापक परिभाषा दी है। वे कहते हैं एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि एक शिक्षक ने अपने विषय अध्ययन को समाप्त कर दिया और अपने ज्ञान का आदान प्रदान भी नहीं करता, वह अपने छात्रों में जागृति नहीं ला सकता। अपने शिक्षण में पाठ्य वस्तु करके छात्रों के मस्तिष्क को बोझिल करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षक जीवन पर्यंत छात्र ही रहता है। उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी और कहते हैं दीप से दीप जले।
टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, उसे शिक्षा का मुख्य आधार माना। वे ये कहते हैं कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, अतः शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही दी जाती है। टैगोर के अनुसार शिक्षक के निम्नलिखित कार्य हैं। शिक्षक द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक स्वानुभव द्वारा सरलता पूर्वक सीख सके। दूसरा है बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रयास करना। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। नेक्स्ट है आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना। बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार छात्र कैसा होना चाहिए? छात्र के संबंध में उन्होंने बताया है, टैगोर बालक के विकास हेतु उसे पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक ही नहीं वरन मस्तिष्क, हृदय एवं आत्मा की भी होनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता देने से बालक के चरित्र निर्माण तथा गुरु शिष्य संबंधों को मधुर बनाने में बड़ी सहायता मिलती है। अतः बालक को स्वतंत्र वातावरण में समस्त बंधनों से मुक्त रखना चाहिए, जिससे कि उसे स्वतंत्र क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। परंतु वे ऐसी स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे जो स्वच्छंदता का रूप धारण कर ले। विद्यालय के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि टैगोर विद्यालय की आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, किंतु उनके विचारानुकूल विद्यालय प्राचीन गुरु आश्रम की तरह शहर के कोलाहल से दूर सुंदर एवं रमणीक प्राकृतिक स्थानों के बीच स्थित होना चाहिए। उनका विश्वास था कि शांत वातावरण में ही शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की शिक्षा साधना संभव हो सकती है। वे विद्यालय को एक पवित्र स्थल मानते थे जहां बालकों में सद्गुणों का विकास होता है। इसलिए उन्होंने लिखा है, विद्यालय आत्मबोध के आधार है। अनुशासन के संबंध में हम देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अनुशासन डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। टैगोर अनुशासन को नैतिक मूल्य मानते थे, अतः वे अनुशासन की आवश्यकता के समर्थक थे, परंतु वे अनुशासन को कोई बाह्य व्यवस्था न मानकर आंतरिक भावना या आत्म अनुशासन मानते थे। आंतरिक भावना के विकास के लिए दंड देने की व्यवस्था का वे विरोध करते थे और बालकों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। दूसरे शब्दों में वे आत्म अनुशासन के पक्षपाती थे और इसके लिए उत्तम सामाजिक पर्यावरण, आदर्श शिक्षक, प्रेम पूर्वक व्यवहार, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रियाओं की आवश्यकता पर बल देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर धार्मिक शिक्षा पर भी बल देते थे, क्योंकि वो खुद रविन्द्रनाथ टैगोर खुद ही धार्मिक पुरुष थे, परंतु वे धर्म की संकीर्णता, पूजा पाठ, आडंबर, कर्म कांड आदि के विरुद्ध थे। वे धर्म को असीम के प्रति तीव्र इच्छा तथा असीम की आनंदमय अनुभूति मानते थे। इस प्रकार वे धर्म को एक अनुभूति मानते थे। उनका कहना था कि संसार की विभिन्नताओं में जो एकमात्र एकता है वही धर्म है, वही ईश्वर है। इस धर्म की प्राप्ति किसी बाह्य आडंबर या पाठ्यक्रम द्वारा नहीं हो सकती। यह धर्म अविधिक रीति से केवल जीकर ही सीखा जा सकता है। उनका कथन है कि सच्चा धर्म तो मनुष्य को मनुष्य मानने में है। सच्चा धर्म तो मनुष्य को मनुष्य मानने में है। वे मनुष्य सेवा को ही ईश्वर की प्राप्ति मानते थे, परंतु उनका कथन था कि यह सेवा निस्वार्थ और पवित्र भावना से होनी चाहिए। तो बच्चों,
रविन्द्रनाथ टैगोर आज समाप्त हुआ। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य शिक्षा शास्त्री के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।